गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग सभी बहुत मेहनत करे होंगे इस टाइम पे बिकॉज द एग्जामिनेशंस आर वेरी वेरी नियर एंड चाहे मैं बोर्ड्स की बात करूँ या मैं होम एग्जामिनेशन की बात करूँ, प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं एंड देन फाइनल एग्जाम्स आने वाले। सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन द लास्ट डेज एंड हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पहले हम लोग जो है इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन विल डिस्कस इट्स मैकेनिज्म एंड देन विल डिस्कस सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि भाई अगर इसमें मैं ये बदल दूँ तो क्या होगा, एंड मेजर प्रोडक्ट के बारे में मतलब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स लुक एट द रिएक्शन हेयर। सो रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि एक विसिनल डायऑल है। नाउ व्हाट इज विसिनल डायऑल? दो नेबरिंग कार्बन एटम हैं जिनके ऊपर OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड हैं, जिस वजह से हमने डायऑल लिखा है यहाँ पर। एंड विसिनल जो वर्ड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि दीज टू कार्बन एटम्स आर एडजेसेंट इन नेचर। तो जब इसको हम H प्लस आयन देते हैं, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। एसिडिक मीडियम इज बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट ओवर हेयर। तो ये H प्लस आयन के प्रेजेंस में कीटोन बन जाता है एंड देन नाम में ही जो है इसके क्या है, रीअरेंजमेंट है। पिनाकोल, द होल नेम रिएक्शन इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट जहाँ पे जो है एल्काइल की शिफ्टिंग होती है एंड फ्रॉम पिनाकोल। पिनाकोल का मतलब क्या है अब? तो पिनाकोल का मतलब है ये विसिनल डायऑल, ठीक है। दिस इज पिनाकोल एंड द कीटोन विच इज फॉर्म्ड हियर इज टर्म्ड एज पिनाकोलोन। ओके, तो ये इस तरह से जो रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट डाला जाता है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब जो है हम लोग इसका मैकेनिज्म समझने वाले हैं एंड मैकेनिज्म इसका समझना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इन फ्यू मिनट्स यू विल get to know the reason why the mechanism is very very important. So let's look at the mechanism first and then we'll talk about some other questions. तो अब जो मैंने ऊपर स्कीम लिया था, जनरल स्कीम, मैं उसी की बात कर रहूँगी। मैं मॉलिक्यूल को फिलहाल चेंज नहीं कर रही हूँ, हम मॉलिक्यूल को बाद में चेंज करेंगे। सो वी हैव टू कार्बन एटम्स ओवर हेयर जहाँ पर जो है एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। एंड देन वी हैव OH ग्रुप एट द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो विसिनल कंडीशन है ये एंड हमने H प्लस आयन दे दिए हैं यहाँ पर जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, मतलब क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? देखो, ऑर्गेनिक को समझना जो है बड़ा ही आसान है अगर आप उसके बेसिक को एकदम अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में जो ऑक्सीजन एटम है उनके ऊपर लोन पेयर है और वो लोन पेयर जो है वो इस H प्लस आयन पर करने वाला है अटैक, ठीक है। अब ये अटैक क्यों हुआ? ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर कहने का? ये मतलब है कि भाई जब भी एक कोई ऐसी स्पीशीज़ होगी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जैसे यहाँ पे OH की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज बिहेविंग एज अ लोएस्ट बेस ओवर हेयर एंड द H प्लस आयन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक इलेक्ट्रॉन था एटम के पास में और वो भी चला गया, तो नाउ इट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन। सो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इट इज़। तो अब ये जो है ये लोएस्ट एसिड का काम करेगा। हम जानते हैं कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं जो बेस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एसिड को ट्रांसफ़र होती है। सेम यही चीज़ जो है यहाँ पर भी हो रही है कि आप क्या देख रहे हैं, OH ने अपने जो लोन पेयर हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं हाइड्रोजन को एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें जो यहाँ पर है वो मिल चुका है OH2। एंड क्योंकि जो ऑक्सीजन है इट इज़ फॉर्मिंग 3 bonds over here and has actually donated the lone pair of electron to the H plus ion, so there will be one positive charge over the oxygen atom.
इन द नेक्स्ट स्टेप हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे अभी फिर से एक बार। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब अटैक हो चुका है, OH2 पॉजिटिव बन चुका है, तो यहाँ से जो वाटर है वो निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद में हम देखेंगे कि भाई ये एल्काइल ग्रुप तो एज इट इज़ हैं इस वाले कार्बन पर, एंड यहाँ पर आप देखें अगर तो ये एल्काइल ग्रुप एज इट इज़ हैं, यहाँ वाला OH आप बिल्कुल वैसे ही रखें। फ़र्क क्या होगा जब पानी यहाँ से बाहर आएगा, डिफरेंस ये पड़ेगा कि देयर विल बी वन पॉजिटिव चार्ज ओवर दी कार्बन एटम लाइक दिस। नाउ दिस कार्बन इज द इंटरमीडिएट, दिस कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट, और जिसका रीअरेंजमेंट हो सकता है जब भी कभी भी कार्बोकेटाइन बनता है किसी भी रिएक्शन में। अब तक आप लोग को ये बात पता होगी कि जो भी 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, तो अभी तक आप लोग ये बात जान गए होंगे कि जब भी एक कार्बोकेटाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ पे वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर दी रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी। तो क्या लगता है यहाँ पे कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? अब रीअरेंजमेंट करने का भी जो यहाँ पे क्राइटेरिया है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, कि भाई जो रीअरेंजमेंट है वो हमारे फ़ायदे में हो। ठीक है, वी डू नॉट वांट दिस कि रीअरेंजमेंट हो तो हमें नुकसान हो। हमें नुकसान हो मतलब हमारा जो पूरा सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी में इंक्रीज आए रीअरेंजमेंट के बाद में, ये हमारा फ़ायदा। ठीक है, तो जब रीअरेंजमेंट हम वी विल लुक फॉर द पॉसिबिलिटी, तो वी विल ऑलवेज चेक कि वेदर द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड आफ्टर द रीअरेंजमेंट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड और नॉट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई एक चलिए ट्राई करके देखते हैं, हम यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट करते हैं, R नेगेटिव शिफ्ट करते हैं यहाँ पर 1 to एल्काइल शिफ्ट, जैसे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 to एल्काइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है। उसी तरह से हम लोग एक शिफ्ट करके देखते हैं कि क्या जो नया कार्बोकेटाइन बन रहा है वो पुराने वाले से ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। तो अब देखिए ये वाला जो आप एल्काइल है ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, एक ही बात है, दोनों सेम है फिलहाल के लिए, तो दोनों सेम ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। अब जब ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, सो इस वाले कार्बन पर देयर विल बी 3 एल्काइल ग्रुप ओवर हेयर, और यहाँ पे एक एल्काइल एज इट इज रह जाएगा, एक OH हमारा जो था वो भी ऐसे ही रहेगा पहले की तरह, और कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब कंपेयर करो, अब देखो दो इंटरमीडिएट है, एक ये इंटरमीडिएट है, ये दूसरा इंटरमीडिएट है, तो ये 2 कार्बोकेटाइन तैयार हो गए। अब मैंने कहा था कि रीअरेंजमेंट वहाँ कराएंगे जहाँ पर एक नया कार्बोकेटाइन जब बनता है तो वो मोर स्टेबल हो पुराने वाले से। सो लेट्स चेक इट्स स्टेबिलिटी कि वेदर इट इज़ मोर स्टेबल और नॉट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे भी एक कार्बन का चेन है, तो ये एक काइंड ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन है, फर्स्ट वाला जो इंटरमीडिएट हमारा। ठीक है, नीचे वाले में the carbon is attached to one alkyl group over here and then there is one carbon over here also। फायदा यहाँ पर क्या है कि एक जो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के वो यहाँ पे इजीली जो है आ सकते हैं, और एक तरह का रेजोनेंस जो है यहाँ पे प्लस M इफेक्ट जो है फ्रॉम दी OH ग्रुप वो हमें मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज बनाता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज बनाता है। सो वी कैन से दैट दी सेकेंड कार्बोकेटाइन इज डेफिनेटली मोर स्टेबल देन दी फर्स्ट कार्बोकेटाइन। सो वी कैन से कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगी वो हमारे फेवर में है, वो क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बना वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, तो रीअरेंजमेंट एकदम होगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आगे क्या है, देखो इसको याद नहीं करना है कि तुम मतलब अच्छा अब हर एक रिएक्शन में तुम मैकेनिज्म याद करने बैठे हो। कभी कभार कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि मैकेनिज्म जो है एकदम फ्लो करता है कि भाई पहले ये हो गया, अच्छा अभी, तो ये सारी चीज़ें आपको तब आ पाएंगी अच्छे से जब आप जो है GOC को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एकदम।
ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब इसके बाद हम क्या करें, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि इसके बाद हम क्या करें। एक जो वो फ्लो आता है, वो फ्लो मैकेनिज्म में तभी आता है जब आप आपका बेसिक स्ट्रांग रखेंगे, आपका जीओसी स्ट्रांग रखेंगे। नाउ यहाँ तक हम पहुँच गए थे पुराने वाले स्लाइड में। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास तो लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यानी उसके पास है एक वेकेंट ऑर्बिटल। तो फॉर्मेशन यहाँ पे जो होगी एक डबल बॉन्ड की, वो इस तरह से हो जाएगी। एंड देन देयर विल बी 3 एल्काइल ग्रुप्स ओवर हियर। ये तो कार्बन बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें। ये एल्काइल ग्रुप हमारा बिल्कुल ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने बनाया और आप देख रहे हो कि भाई ऑक्सीजन एटम जो है इट हैज़ फॉर्म 3 बॉन्ड्स ओवर हियर। तो जब भी ऑक्सीजन एटम के पास में 3 बॉन्ड वो बना ले तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आप देना ना भूलें बिल्कुल भी। फिर फाइनल स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे H+ आयन। ये जो हमारे OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चले जाएंगे ऑक्सीजन एटम पर, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन ग्रुप ओवर हियर लाइक दिस। तो इस तरह से जो हमारा विसिनल, हम डायोल से चले थे, आपको अगर याद हो तो हम लोग कहाँ से चले थे, वी हैव स्टार्टेड द रिएक्शन फ्रॉम विसिनल डायोल्स लाइक दिस, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज अ कीटोनिक ग्रुप। तो उसको हम कह देते हैं कि पिनाकोल, विसिनल डायोल्स को ही क्या कह देते हैं, पिनाकोल। पिनाकोल से चले और फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम कहाँ पे पहुँचे, कीटोनिक ग्रुप पे पहुँचे, जिसको यहाँ पे कहा गया है पिनाकोलोन। तो एक तरह से ये रीअरेंजमेंट ही है, यहाँ पे पूरा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस आप H+ आयन दे रहे हैं, उसको कार्बोकेटाइन को बना रहे हैं, कार्बोकेटाइन को आप शिफ्टिंग करा रहे हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, और आई वुड से कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है नोटिस करने के लिए, कि जैसे मैंने जो यहाँ मैकेनिज्म आपको समझाया उसमें तो वी हैव 3 सेम एल्काइल ग्रुप्स ऑन द बोथ द कार्बन एटम्स, वी हैव सेम एल्काइल ग्रुप्स। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप कहीं पे भी H+ आयन दो, आप कहीं पर भी शिफ्टिंग कराओ, आप किसी जो मर्जी को रीअरेंजमेंट कराओ, है ठीक है। बट अगर व्हाट इफ कि दीज एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट इन नेचर, तो यहाँ पे अब 2 बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। पहली बात जिसका हम ध्यान रखेंगे वो ये, द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हियर विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर आपको ऐसा लगता है किसी सवाल में कि भाई मान लीजिए 2 डिफरेंट कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, राइट, तो आप जो है उस कार्बोकेटाइन को फेवर करेंगे जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो फिर उसको कैसे देखेंगे, टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है कि नहीं, या कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसमें साइड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, उसको रेजोनेंस कहीं से मिल रहा है। ऑल दीज जीओसी इफेक्ट्स जो हम लोग पढ़ते हैं 11th में, उनको आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हुए जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन को पहले बनाना है। पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़, अब कार्बोकेटाइन जब बन गया तो हम शिफ्टिंग किसकी डिसाइड करें। हम जैसे मान लीजिए 3 एल्काइल ग्रुप हैं और वो सभी डिफरेंट हैं, तो उनमें से सबसे पहले शिफ्ट कौन करेगा। सो देयर इज दिस ऑर्डर शिफ्ट होने के लिए। सबसे पहले फिनाइल शिफ्ट करता है, उसके बाद टर्शरी हमारा कोई एल्काइल ग्रुप है तो वो शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। देन देयर इज सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप जो शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है, प्राइमरी, एंड देन लास्ट में वी विल चेक द पॉसिबिलिटी फॉर मिथाइल ग्रुप फॉर शिफ्टिंग। तो दीज 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन 2 बातों का। पहली चीज़ ये कि कार्बोकेटाइन, अगर दोनों कार्बन का अरेंजमेंट जो है डिफरेंट है, उनके ऊपर एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, सो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ से निकालना है H+ आयन को, और मतलब कहाँ पे लगाना है H+ आयन को, और कहाँ से पानी निकालना है, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है। सो ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि जो भी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा,
वहीं से रिएक्शन जो है आगे बढ़ेगी। दूसरी बात कि ठीक है कार्बोकेटाइन बन जाता है, बट अब मुझे ये तो पता नहीं कि कौन सी एल्काइल शिफ्ट होगी, तो उस केस में हमें ये ऑर्डर को जो है, सेकेंड वाला जो हमारा पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे, इस ऑर्डर को हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फिनाइल शिफ्ट होगा, फिर टर्सरी शिफ्ट होगी, फिर सेकेंडरी शिफ्ट होगी, फिर प्राइमरी शिफ्ट होगी, और लास्ट में मिथाइल को हम लोग जो है शिफ्ट कराएंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग बहुत क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बिलीव मी। इस रिएक्शन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, एंड अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आई एम नॉट, थोड़ा सा टाइम के वजह से, क्योंकि हम लोग को ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना रहता है, तो थोड़ा टाइम की वजह से आई एम नॉट लेंदी नहीं कर रही हूँ मैं वीडियो को यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग आके डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। बहुत हम लोग जो है पढ़ाई की बातें करते रहते हैं अक्सर, चैनल ऑफ कोर्स हमारा यही है, तो हम लोग यही बात करते हैं, बट 2 मिनट के लिए वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो। सो बेसिकली आई बिलीव कि भाई सबके पास में ना एक ऐसा स्किल होना चाहिए जो पढ़ाई से हटके हो, कोई क्रिएटिव ऐसा स्किल होना चाहिए। चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, चाहे आप राइटिंग करते हो या म्यूजिशियन हो, गाते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, किसी भी तरह का अच्छा एक स्किल होना चाहिए आप में, सो डैट मतलब आपको लगे कि हाँ यार सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है जो मेरे लाइफ में है, देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो। तो आपकी ये स्किल आपको जो है आपके पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। डेफिनेटली आप अगर कोई आर्टिस्ट हैं या आप लिखते हैं तो आपको एक थोड़ा सा जोन आउट मिल जाता है पढ़ाई से, एंड आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखती है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है और आप उसको एनहांस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस पे और फोकस करना चाहिए, इसको और अच्छा बनाना चाहिए, सो अनअकैडमी हैज़ कम अप विद द ग्रेट आइडिया जिसका नाम है क्रिएटिव कॉर्नर। एंड यहाँ पे बहुत ही मतलब अमेजिंग जो एजुकेटर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग जो लोग हैं जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्किल्स में मास्टर हैं एक तरह से, तो वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे, आपके स्किल को एनहांस करेंगे और ज़्यादा आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इस चीज़ में और एडिशनल कर सकते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 31st January 9 AM onwards. So do register yourself over there and do check this out. This is quite amazing, I think. So till then I would like you to say कि भाई बहुत अभी हार्ड वर्क करो इस टाइम पे, बिकॉज बहुत कम टाइम है बोर्ड्स के लिए भी, आपका कोई होम एग्जामिनेशन है तो भी उसके लिए बहुत ही कम टाइम है। सो जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%. Yeah. So till then, bye bye guys and take care.